Friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar, and today we'll deal with a new chapter that is called three phase alternators. Good morning, friends. आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में उसको स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्री फेज ऑल्टरनेटर। ये आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था टॉपिक दैट इज थ्री फेज मोटर, दैट वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसके लिए हम लोग मोटर का इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ जब कमर्शियल स्केल पे हमें कहीं जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आपको एक जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो जनरेटर होता है दैट इज़ योर थ्री फेज ऑल्टरनेटर। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि थ्री फेज ऑल्टरनेटर का मतलब होता है अ जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो लेट्स सी कि इससे पहले जो हम लोग डीसी जनरेटर पढ़े हैं और ये ऑल्टरनेटर, इसमें बेसिक डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अगर हम नाम को देखते हैं यहाँ पर, इफ़ यू सी द नेम, तो इसका नाम क्या है, थ्री फेज ऑल्टरनेटर्स, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, थ्री फेज, दैट मीन्स यहाँ पर थ्री फेज यूज़ होगा। और थ्री फेज की कॉन्सेप्ट या पॉलीफेज की कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आती है वहाँ पर हमेशा क्या आता है, एसी सप्लाई आता है। बिकॉज डीसी सप्लाई के केस में कभी भी पॉलीफेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा सिंगल फेज ही होता है। जब भी पॉलीफेज का कहीं भी कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी आ एसी सप्लाई। मतलब अगर हम बात करें इस मशीन की तो ये क्या है, एक थ्री फेज के एसी सप्लाई पे आपका बेस्ड है, थ्री सप्लाई फेज के एसी सप्लाई पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आपका प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, थ्री फेज का एसी सप्लाई होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर। तो इसमें आपका दो वर्ड है, अल्टरनेट एंड अर्स। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेटिंग, और इलेक्ट्रिकल के टर्म में अगर अल्टरनेटिंग का वर्ड का यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एसी सप्लाई, ठीक है। और अर का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोड्यूस करे, या जनरेटर जो जनरेट करे। तो दैट मीन्स अगर हम पूरे वर्ड का मतलब समझे, थ्री फेज ऑल्टरनेटर मीन्स थ्री फेज ऑल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच इज जनरेटिंग अ थ्री फेज एसी सप्लाई, ठीक है। थ्री फेज ऑल्टरनेटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि थ्री फेज का एसी सप्लाई आपका बना रहा है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं एक थ्री फेज का एसी जनरेटर, एक थ्री फेज का एसी जनरेटर। दिस इज द नेम ऑफ दिस वर्ड, ओके। आई होप ये वाला टॉपिक, ये वाला वर्ड आपको समझ में आया होगा। नाउ जो थ्री फेज ऑल्टरनेटर है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं आपका थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर, थ्री फेज का सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो थ्री फेज जनरेटर जो है, ये वर्ड तो हमें समझ में आया कि थ्री फेज का जनरेटर क्यों कहते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वर्ड सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस इस वर्ड के साथ लगा हुआ है, मतलब इस जनरेटर का एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो भी स्पीड होगा दैट विल बी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब जनरेटर है तो इसमें आपको मैकेनिकल इनपुट देना है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेना है। दैट मीन्स यू हैव टू रोटेट द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। आपको जनरेटर को रोटेट करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। और जब हम रोटेट करते हैं तो उसका कुछ स्पीड होता है, कुछ आरपीएम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड सिंक्रोनस लिख दिया है, सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, जो कि आरएमएफ का स्पीड होता है, हम लोग इससे पहले देखे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की थ्री फेज ऑल्टरनेटर, दैट मीन्स इट इज अ स्पेशल जनरेटर विच इज जनरेटिंग थ्री फेज एसी सप्लाई, और ये रोटेट कर रहा है एट अ कांस्टेंट और सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहते हैं और इसका स्पीड को कांस्टेंट रखने का क्या मकसद है, क्यों हम रखना चाहते हैं इसका स्पीड को कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं इसका नेम से कि इट इज अ थ्री फेज एसी जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी जनरेशन होता है, जहाँ पर भी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है, वहाँ पर कौन सा लॉ आता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आपका फैराडेज लॉ पे ही बेस्ड है कि जहाँ पर आपका फ्लक्स का लिंकेज अगर किसी कंडक्टर में चेंज होगा तो वहाँ पर आपका ईएमएफ आपका बदलेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर इससे पहले भी हम लोग एक जनरेटर के बारे में देखें, दैट इज डीसी जनरेटर, ठीक है। लेकिन दोनों जनरेटर भी आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, दोनों में ही आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। लेकिन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि दोनों जनरेटर में
जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, दोनों में जो फ्लक्स का लिंकेज चेंज होता है उसमें कुछ चेंजेस होता है। अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें, ठीक है, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि आपका हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं और बेसिक जो जनरेशन होता है आपका जनरेटर में, बेसिक जो जनरेटर होता है जनरेटर में वो क्या होता है एसी, और फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर एंड स्लिप रिंग या ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ऑल्टरनेटर में आपको आउटपुट क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी जनरेशन होगा उसको कोई भी किसी भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पर आपका किसी भी तरह का कम्यूटेटर सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। बट यहाँ पर आपका ब्रशेस का इस्तेमाल होता है लेकिन कम्यूटेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पर जो भी ब्रशेस का इस्तेमाल होता है डैट इज ओनली टू गिव सप्लाई, सप्लाई देने के लिए होता है, न कि इसमें आपका किसी भी तरह का डीसी टू एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए होता है, ठीक है। चलिए नाउ अगर हम बात करें एक ऑल्टरनेटर की, ठीक है, तो ऑल्टरनेटर बेसिकली आपका दो तरह का होता है, साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल्टरनेटर का ऑपरेशन के बारे में, ऑल्टरनेटर किस तरह से काम करता है। तो ऑल्टरनेटर में भी आपका प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ, मतलब यू हैव टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर सिस्टम, दो होना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, कंडक्टर सिस्टम होना चाहिए, और दोनों के बीच एक पर यूनिट टाइम में फ्लक्स का लिंकेज को चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स द कंडक्टर शुड बी कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड कट करना चाहिए, पर यूनिट टाइम में उसका वैल्यू चेंज होना चाहिए, तो ईएमएफ का इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैग्नेटिक पोल्स चाहिए, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो फील्ड सिस्टम है उसको हम लोग बनाते हैं रोटर में, उसको हम लोग कहाँ बनाते हैं, हम लोग रोटर में बनाते हैं, ठीक है। अब रोटर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली कभी कभी परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑल्टरनेटर में जो आपका फील्ड सिस्टम होता है उसमें हम ज़्यादातर मीडियम टू लार्ज स्केल ऑल्टरनेटर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें नॉर्थ एंड साउथ ऑल्टरनेट पोल्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वाइज एक बेसिक डिफरेंस है एक ऑल्टरनेटर में और एक नॉर्मल डीसी जनरेटर में। क्या है, अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, आपका फील्ड हम लोग कहाँ रखते थे, स्टेटर में रखते थे, और आपका जो कंडक्टर या आर्मेचर होता था वो रोटर में होता था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रोटर को रोटेट कराते थे तो वो फील्ड को कट करता था, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता था। लेकिन ऑल्टरनेटर में जस्ट इसका रिवर्स होता है, हम लोग फील्ड को रखते हैं रोटर में और आर्मेचर को रखते हैं स्टेटर में। आर्मेचर हम लोग कहाँ रखते हैं, स्टेटर में रखते हैं। इस डिज़ाइन का बेसिक डिफरेंस अंतर क्या है, इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की तो वहाँ पर जो जनरेशन होता है वो स्मॉल स्केल पे होता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पर आपका जो भी आउटपुट है और जो एक्साइटेशन का जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ऑल्टरनेटर की अगर बात करें तो उसका जो हम लोग एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं दैट इज़ फार मोर लेसर एज कम्पेयर टू योर आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट में जो हम लोग वोल्टेज बनाते हैं उसके कंपेरिजन में एक्साइटेशन वोल्टेज बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल बाय गिविंग 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, डीसी एक्साइटेशन, हम लोग थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट 11,000 33,000 का जनरेशन हम लोग कर सकते हैं इन एन ऑल्टरनेटर। तो आप समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होता है, प्लस वो ऑल्टरनेटिंग होता है। जबकि जो एक्साइटर होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है और वो डीसी होता है। नाउ अगर इतना ह्यूज अमाउंट वोल्टेज को अगर हम रोटेटिंग सिस्टम में लगाएंगे और रोटेटिंग सिस्टम में लगाएंगे तो कभी भी हम लोग परमानेंट कनेक्शन नहीं देख सकते हैं, और अगर परमानेंट कनेक्शन नहीं देंगे तो हमें रबिंग कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग क्रिएट करेगा, ठीक है, और जो कि मशीन के लिए बहुत ही डेंजरस है एज वेल एज फॉर द ऑपरेटर। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला रीज़न क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपका फील्ड सिस्टम है जो कि लोअर वोल्टेज में ऑपरेट कर रहा है उसको हम लोग रोटेटिंग पार्ट में रखते हैं, और जो भी आपका हायर वोल्टेज है जिस ऑल्टरनेटर का आर्मेचर जो है उसको हम लोग रखते हैं स्टैटिक पार्ट में, ठीक है, ताकि हम लोग आउटपुट प्रॉपरली ले सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक मूविंग सिस्टम में अगर आपको प्रोटेक्शन देना हो, खासकर इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देना हो तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, और जैसा जैसा वोल्टेज इंक्रीज करेगा उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इफ़ यू
आर गिविंग, अगर मान लीजिए सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट अगर रोटर से लेते हैं तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका जो आउट, उसमें इंसुलेशन जो कॉस्ट होगा, इंसुलेशन जो देना होगा, दैट विल बी मच मोर हायर, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी सिस्टम को हम रोटर में लेके जाते हैं तो सिंस वहाँ पर वोल्टेज कम है तो इंसुलेशन कॉस्ट भी आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या होता है कि जब भी हमें आउटपुट लेना है हम लोग कहाँ लेना पड़ेगा, आर्मेचर से लेना पड़ेगा। तो अगर आपका आर्मेचर स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो आप आउटपुट इजीली ले सकते हैं। ठीक है, आपको उस सिस्टम से कहीं पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव आउटपुट आप लोड सेंटर को दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका आर्मेचर स्टेशनरी है तो उससे फायदा क्या है कि आप लोड को डायरेक्टली आप ऑल्टरनेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिक आर्मेचर रखने का 3 फायदा है। पहला क्या है, इट रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ फायर हजार्ड, फायर हजार्ड को कम करता है क्योंकि स्पार्किंग आपका कम होगा। दूसरा क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द इंसुलेशन कॉस्टिंग। ठीक है, हमको लो वोल्टेज में इंसुलेशन देने के लिए कम खर्चा लगता है, तो लो वोल्टेज साइड को हम रोटर में रखेंगे, हाई वोल्टेज साइड को हम लोग आर्मेचर में रखेंगे। तो इससे क्या होता है, इंसुलेशन कॉस्टिंग घट जाता है, तो मशीन का कॉस्ट घटता है। और तीसरा चीज़ क्या होता है, इट प्रोवाइड अस ईज टू गिव सप्लाई टू द लोड, लोड में सप्लाई देने के लिए हमें एक आसानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है आपका ऑल्टरनेटर में, ऑल्टरनेटर केस में जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आर्मेचर में क्या रखते हैं, आर्मेचर को कहाँ रखते हैं, स्टेटर में रखते हैं, और जबकि फील्ड को कहाँ रखते हैं, हम लोग रोटर में रखते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर एंड एन ऑल्टरनेटर इन द डिजाइनिंग पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है, तो प्लीज टेक इनटू अकाउंट दिस। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑल्टरनेटर के ऑपरेशन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑल्टरनेटर का ऑपरेशन की, तो ऑल्टरनेटर में क्या है, हम लोग रोटर में फील्ड दिए और उसको रोटेट कराएं। ठीक है, तो जब रोटेट कराएंगे तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी आपका जनरेट होगा, जो भी आपका ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जनरेट होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी गिवन बाय एफ इजकल टू पी एन बाई 120। ये फॉर्मूला पहले देखे हैं, एफ इजकल टू पी एन बाई 120, जहाँ पर पी क्या है, इट इज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, एन क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, स्पीड ऑफ द रोटर, और 120 है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोल्स है ये P, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज कांस्टेंट। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द रोटर, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द रोटर पे। ठीक है, क्योंकि P आपका कांस्टेंट है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, और स्पीड कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। तो जो भी एसी आउटपुट आपका बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, रोटर के स्पीड पे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इन केस ऑफ एसी सप्लाई, एसी सप्लाई की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, जिस जो कि डिसाइड करता है कि जो एसी सप्लाई हमें मिल रहा है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। फर्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी और सेकेंड इज योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड, इसमें भी फ्रीक्वेंसी आपका ऊपर आता है। आप देखिएगा कि किसी भी एसी सप्लाई का जब हम यूज़ करते हैं तो हर एक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने के लिए डिज़ाइन होता है। उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम वैरी करते हैं तो उसका कोर लॉसेस वैरी कर जाता है, और जिसके चलते आपका डिवाइस का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एसी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं तो जब भी उसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जो नोटिस करते हैं कि जो सप्लाई आपका बन रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, और उसके बाद देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी एसी सप्लाई का मैग्नीट्यूड को ऊपर नीचे करना बहुत ही आसान है, आप उसको इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो वो जो सिस्टम होता है वो बहुत ही टीडियस होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर मान लीजिए नॉर्मली आपके पास कोई भी एसी सप्लाई आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड अगर कम ज़्यादा है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन अगर उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रहा है तो आप उसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जब भी हम लोग कहीं पे भी एसी सप्लाई का यूज़ करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखते हैं दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मान लीजिए हम कमर्शियल स्केल पे एक जनरेशन कर रहे हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, तो उसमें जो पहला फैक्टर जो हमें देखना होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सही है तो वो क्वांटिटी हमारे लिए यूजफुल है, अगर नहीं है तो नहीं है। और ये फ्रीक्वेंसी आपका डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका स्पीड पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक नॉर्मल एक
फिक्स्ड पोल का मशीन, पी पोल का मशीन है और आपको एफ हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए स्पीड भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब उतना ही स्पीड से आपको रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटर जब भी हम लोग जनरेट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द डिजाइनिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर का डिजाइनिंग के आधार पे, दैट इज उसके नंबर ऑफ पोल्स पे, उसका जो स्पीड होता है वो फिक्स होता है। उसका स्पीड क्या होता है, आपका फिक्स होता है या कांस्टेंट होता है। क्यों होता है फर्स्ट कांस्टेंट, ताकि उसमें से जनरेशन हो वो आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है बिटवीन द डीसी जनरेटर एंड अल्टरनेटर। डीसी जनरेटर में आप स्पीड को घटा बढ़ा के आप आउटपुट को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटर केस में आप कभी भी आउटपुट को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटर का स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर उसका स्पीड को आप चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बदलाव आ गया तो फिर जो आउटपुट मिलेगा वो आपका यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर एंड एन अल्टरनेटर। और इसी कारण से अल्टरनेटर को आपका 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे ना, बताए थे ना सिंक्रोनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि आपका आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम मिले। अब बात करते हैं कि सिंक्रोनस कांस्टेंट जनरेटर क्यों नहीं किया, सिंक्रोनस क्यों किया, क्योंकि सिंक्रोनस का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, लेकिन साथ साथ होता है ये स्पीड किसका होना चाहिए, आरएमएफ का, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड का 2 पैरामीटर था, एक कांस्टेंट स्पीड, दूसरा स्पीड ऑफ द आरएमएफ। तो यहाँ पर सिंक्रोनस क्यों कहते हैं, तो देखिए अभी हम लोग क्या देखें कंस्ट्रक्शन में कि जो फील्ड होता है वो रोटर में होता है और स्पीड किसका है, रोटर का। तो जब भी आपका रोटर रोटेट करेगा वो क्या करेगा, साथ साथ फील्ड को भी रोटेट करेगा। मतलब रोटर का जो भी स्पीड होगा वो क्या होगा, फील्ड का ही स्पीड होगा, दैट इज इट इज द स्पीड ऑफ द आरएमएफ। और ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए अल्टरनेटर में जो भी आपका रोटर स्पीड है दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन, वो क्या हो गया, मशीन का सिंक्रोनस स्पीड। और इसीलिए अल्टरनेटर को हम लोग कहते हैं 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, 3 फेज का सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर क्यों है और 3 फेज का अल्टरनेटर क्यों है। ठीक है, और इसमें स्टैटिक हम लोग ये क्यों रखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ एन अल्टरनेटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या आपका कंस्ट्रक्शन वाइज क्या इसमें स्पेशलिटी है, और क्यों इसका स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि अल्टरनेटर को हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाई एन अल्टरनेटर इज नोन एज अ सिंक्रोनस जनरेटर। तभी हम लोग बताएं क्योंकि ये हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है और इसका फील्ड रोटर में होता है, तो इसका जो रोटर होता है उसको हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराना होता है ताकि आपको आउटपुट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मिले। ठीक है, दूसरा होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग एंड स्टैटिक आर्मेचर इन केस ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में आर्मेचर को स्टैटिक या स्टेटर में रखने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका 3 इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है कि ये आपका सिस्टम में फायर हैजार्ड को कम करता है, क्योंकि आपका हाई वोल्टेज साइड क्या होता है, स्टैटिक पार्ट में होता है। दूसरा क्या होता है, इंसुलेशन कॉस्टिंग को घटाता है। और तीसरा क्या होता है, इससे हम लोड सेंटर को इजीली सप्लाई दे सकते हैं फ्रॉम द स्टैटिक आर्मेचर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर एंड एन अल्टरनेटर अपार्ट फ्रॉम इट्स आउटपुट। आउटपुट को छोड़ के दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस होता है उसका डिजाइनिंग में। अल्टरनेटर में आपका फील्ड कहाँ होता है, रोटर में होता है, और आर्मेचर होता है स्टेटर में। और इंडक्शन मोटर में जिसका रिवर्स होता है कि उसमें फील्ड होता है आपका रोटर में, और अल्टरनेटर और आर्मेचर कहाँ होता है, आपका स्टेटर में होता है। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डीसी जनरेटर में आप उसका आउटपुट को बढ़ाने या चेंज करने के लिए स्पीड को वेरी कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटर में आउटपुट को चेंज करना, आउटपुट का मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए आप कभी भी उसका स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, जबकि डीसी जनरेटर आपका वेरिएबल स्पीड का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको एग्जाम्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में या आपका वाइवा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा अल्टरनेटर्स का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।